नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी 11वीं क्लास के छात्र छात्राएं ध्यान दें कि हम लोग जो है 4 पाठ है हमारे जो गद्य खंड में पूरे कर चुके हैं। और चौथा पाठ अभी आपने हाल ही में देखा था कि विदाई संभाषण था। उसमें एक ही निष्कर्ष निकल के आता है कि लॉर्ड कर्जन ने भारत में वायसराय के पद पर रहते हुए भारतीय जनता को अपने यूं कहें पैर की जूती समझना। तो पैर की जूती समझने से मतलब होता है कि पैर में जूती है उसको अपन पूरे शरीर से दबा के रखते हैं, ठीक है, और उसी जूती से हम कांटों से पत्थरों से बचते भी हैं। तो सीधी सी बात है कि पैर की जूती समझते उसी प्रकार से उसका शोषण कर रहे हैं। तो लॉर्ड कर्जन ने देखा आपने कि बहुत ज्यादा शोषण किया और उसके जाते समय जो उसके बारे में टिप्पणियां की गई, बातें कही गई, उसी का नाम था विदाई संभाषण। जो चौथा लेसन था लास्ट में वो हो गया है। तो उस पार्ट को आप रीड कर चुके होंगे, उसमें ऐसी कोई बात नहीं जो समझनी में और फिर भी अगर फोटो मैंने कहा था पूछेगा जरूर, आप पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि पांचों पार्ट जो है ये एक बहुत अच्छा समझ वाला, समाज में संदेश वाला और प्रेरणा देने वाला पाठ है। बट जो क्रमांक जो पांचों पाठ है वो पाठ का नाम है गलता लोहा। अब लोहा आप जानते हैं आधारभूत एक धातु है हमारे देश की। आप जानते हैं कि सुई से लेके बड़ी बड़ी मशीनों तक जो बनती है, जितनी मशीन भी बनती है वो सब अधिकतम क्या होती है, लोहे की होती है। तो लोहा हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, किसी घर के कंस्ट्रक्शन के लिए, किसी भी क्षेत्र में देखा जाए ना तो लोहा आधारभूत होता है। कंस्ट्रक्शन कार्य की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लोहा जो है वो तो आप जान चुके, लोहा एक धातु है जो मजबूत भी होती है, ठीक है। और बात करें कि यहाँ है गलता लोहा, तो गलने से मतलब होता है किसी, आप जानते हैं कि एक अच्छा मजबूत कोई भी बर्तन बनाने के लिए या कुछ और बनाने के लिए उस लोहे को पहले गलाना पड़ता है और गले हुए लोहे को जैसे थोड़ा सा चोट मार के उसको ठीक किया जाता है और फिर वो एक ऐसी आकृति एक शेप बन जाती है जैसे हम बनाना चाहते हैं और बन भी जाता है और फिर वो हमें प्रोडक्शन देता है, हमें हेल्प करता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका और हमारा जीवन भी क्या है, एक लोहे की तरह ही होना चाहिए कि जब हम कोई शेप, कोई आकृति, कोई पद प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें गलना पड़ता है। ये तो आप सोने पे भी लागू कर सकते हैं। सोना जो धातु होती है वो गले का एक बहुत अच्छा नेकलेस बनता है, हार बनता है, अंगूठी बनता है, चैन बनता है, नाक का कान का आभूषण बनता है। तो वो सोना उस समय बनने के लिए पहनते बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो सोना ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल एक पत्थर, एक धातु के रूप में होता है, फिर उसको तपाया जाता है, गलाया जाता है, एक तार के बाद उसको लंबा किया जाता है, ठीक है ना। गलना का आपने देखा होगा। तो गलाने के बाद जब वो एक सुंदर धातु बनती है, धातु से फिर उसको गढ़ाई करके सुराग जो होते हैं वो सोने से आभूषण बनाते हैं, फिर वो हमारे हाथों में, कानों में, गले में सजता है तो हमारी सुंदरता को बढ़ाता है। जाहिर सी बात है वो सोना, वो ये लोहा पहले आग में तपता है, फिर उसमें चोट पड़ती है, प्रहार होता है, फिर जाकर एक सुंदर सी आकृति प्राप्त करता है। तो मेरा इतना सा एक मतलब है कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में प्रतीकार्थ होता है, संकेतार्थ होता है। प्रतीकार्थ संकेतार्थ का यही मतलब है कि हम लोहे से या सोने से एक मैसेज, एक संदेश, एक प्रेरणा ले सकते हैं, मोटिवेशन प्राप्त हो सकता है कि वो एक सुंदर आकृति शेप में आने के बाद पता नहीं क्या क्या, जैसे बहुत अच्छा गेट बनाते हैं लोहे का, या बहुत अच्छी विंडो खिड़की बनाते हैं, या झूला कुर्सी बना लेते हैं, या खेल खिलौने बनाते हैं। वो सब बनने से पहले उसे गलना पड़ता है, उसे तपना पड़ता है। वही चीज हमारी जिंदगी में है। चाहे आप IAS RS बड़ी से बड़ी पोस्ट हासिल कर सकते हैं, एजुकेशन में एक अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं, मेरिट में टॉप कर सकते हैं। ये सब करने के लिए आपको लोहे या सोने की तरह तपना गलना पड़ता है। मतलब अपना जो शरीर का पूरा जो दमखम है, पूरा दमखम को पूरा पावर लगाना पड़ता है, तब जाके हम कोई अच्छी एक शेप, अच्छी एक पद प्राप्त कर सकते हैं। इस बात का हमें बखूबी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। छात्रों हम बात कर रहे हैं गलता लोहा। तो लोहे के गलने की पार्ट में क्या मैटर है ये देखना है। आप देख रहे हैं कि गलता लोहा जो लिखने वाले लेखक हैं वो शेखर जोशी। कौन है? शेखर जोशी हैं। अब शेखर जोशी की बात करें तो ये जो है नई कविता के कवि हैं। कौन सी कविता के हैं? नई कविता के कवि हैं। और नई कविता की जरूरत क्यों पड़ी? पुरानी वाली कविता में क्या समस्या थी? तो नई कविता कहें, नई कहानी कहें, उस दौर का एक समय है। उस नई कहानी की बात करें तो नई कहानी के लेखकों में इसकी सबसे आगे गिनती होती है। तो क्या मतलब जो पहले की कहानियों में उसके समाज को प्रेरित करने में कोई कमी रह गई होगी, कुछ बात रही होगी, उसको दूर करके नई कहानी का निर्माण किया। तो नई कहानियों के लेखकों में सबसे अग्रणी है शेखर जोशी।
ठीक है। और पाठ का नाम है गलता लोहा। तो ये गलता लोहा, इस पूरे पाठ में एक टॉपिक तो देखिए कैसा, लेकिन इसका प्रतिकार कुछ और है। क्या है? गलता लोहा। अब लोहे का नाम लेते एक बात बताइए, पहले क्या होता था, वर्ण संप्रदाय के आधार पर काम मिलता था। सोनार के घर में जन्म हो गया, सब सोने का काम करोगे, सोना चांदी भाई गहना बनाओगे, ऐसी बात है। या फिर मजदूर के घर जन्म हो तो मजदूरी करते हैं, किसान के घर होता है तो फिर खेती वेती करते हैं। तो ऐसे ही जो लोहार होता है वो किसका काम करेगा? लोहे का करेगा। इस हिसाब से तो क्या होगा, जो लोहा है उसका काम करने वाला लोहार ही होता है। इस पाठ में आप देखेंगे कि लोहा जो है वो लोहार के ही इर्द गिर्द रहता है, लोहा लोहार का संबंध रहता है। लेकिन इस पाठ में आपको बता दो, थोड़ा प्रतिकार अलग है कि समाज में जातिगत भेदभाव, ऊंची जाति छोटी जाति निम्न जाति से कहते हैं, ये भेदभाव था और आज भी चल रहा है। हालांकि शिक्षा के प्रचार प्रसार ने इस भेदभाव को कम जरूर कर दिया है, या यूं कहे कि हमारी आवश्यकताओं के आगे हम झुक करके जातिवाद को भूल रहे हैं, जातिवाद को कम कर रहे हैं। तो जातिवाद जो है उसको कम करने के लिए शेखर जोशी ने यहाँ पे हमारे सामने पेश किया है गलता लोहा। पाठ का नाम कुछ और है, लेकिन इस पाठ में कहानी किसकी रहेगी? यहाँ पे जाति को लेकर कुछ लोग समझते हैं कि उच्च कुल में पैदा हो गए हैं, उच्च कुल में जन्म हो गए हैं, तो वो लोग अपना कर्म तो भूल जाते हैं कि क्या कर्म करना चाहिए, लेकिन उन्हें जाति की ऊंचाई का या फिर अपने उच्च कुल का क्या होता है, घमंड हो जाता है। और जाति धर्म रुपया पैसा ये किसी प्रकार का घमंड है, ये दूसरों को नुकसान तो पहुंचाएगा, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान खुद को होता है। इस पाठ में बहुत शानदार आपको एक प्रेरणा मिलने वाली है कि हम जाति कैसी भी हो, लेकिन आपका जो कर्म है वो करना जरूरी है, उसमें घमंड में नहीं आना चाहिए। प्यारे बच्चों, इसको पढ़ाऊंगा मैं आपको बड़े प्यार से, लेकिन इससे पहले कि शेखर जोशी कौन क्या है इसके अपने परिचय पढ़ते हैं। ध्यान दें, ये जन्म की बात करें सन 1932 में। 1932 मेघना कार्टा, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। 1932 को ज्यादा पुरानी सन नहीं, बहुत पास की है। 1932 में अल्मोड़ा एक जिला है जो उत्तराखंड या उत्तरांचल राज्य में है, ये ध्यान रखना है। तो अल्मोड़ा जिले के किसी गांव में का जन्म, गांव का यहाँ पे इंडिकेशन नहीं मिला हमारे को, कोई बात नहीं है। अल्मोड़ा एक जिला है, बहुत ही प्यारा जिला है, पहाड़ी क्षेत्र है, उत्तराखंड उत्तरांचल में जन्म हुआ है 1932 में, ये ध्यान रखना। बात करेंगे रचनाओं की, तो रचनाएं जो है उन रचनाओं का ये रहेगा हमारा। एक मिनट आप ध्यान दीजिए, इसमें मैं आपको एक टॉपिक लेके आता हूँ आपके लिए। तो ध्यान दीजिए, बात कर रहा था कि अल्मोड़ा जिला जो उत्तराखंड में है उसकी बात कर रहे थे, और बात करते हैं कि 1932 में जोशी जी का जन्म हुआ। ठीक है, बात करें कोसी नदी का नाम से, ठीक है। तो कोसी का घटवार, कोसी के जो किनारे कोसी नदी की बात करें उसके बारे में इन्होंने एक कहानी लिखी है। फिर सात के लोग उसके आसपास के जो लोग हैं वो है, और दाजू, ये बहुत सुप्रसिद्ध कहानी है। अब शॉर्ट में तो दाजू लिखा है, कारण क्या है कि ये रहने वाले उत्तराखंड के हैं, पहाड़ी भाषा क्षेत्र के हैं, तो उसके इसका मतलब इन्होंने क्या लिया है पढ़ेंगे जानेंगे। बहुत शानदार कहानी इनकी है। उसके बाद क्या हलवा है, हलवा बनाने वाला जो होता है उसे हलवाई या हलवा बोला जाता है, उसके बारे में कहानी है। नवरंगी बीमार है, अब नवरंगी किसी महिला का नाम हो सकता है, नवरंगी बीमार है, इस तरह से कहानी में लिखी है। चलिए, ये सब जितने भी हैं ये सारी कहानियां, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है इनकी कहानी संग्रह है, संग्रह कहानियों का। उसके बाद बात करेंगे एक पेड़ की याद। अब पेड़ की याद वैसे किसको आते नहीं आते आजकल, लेकिन पहले होता था घर के आसपास एक पेड़ लगा दे तो उसके बारे में उसकी देखरेख करना, फिर उसकी छाया में बैठना, उसके फल फूल खाना, बड़ा एक अंतर संबंध होता पेड़ से। लेकिन आजकल पेड़ों को अपने घर में बैग हो गए, इससे चला के बैठ गए, लेकिन ये नहीं सोचते कि कॉपियों के पेज, इंक वगैरह है, या फिर जो भी ऑक्सीजन है, या फिर पेड़ पौधे से फूल पत्ती का हम करते हैं तो सामान सब्जी वगैरह तेल वगैरह खरीदते लाते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हमारे घर में आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं इस बेड पे आप सो रहे हैं, जिस खिड़की को आप बंद करके बैठे हैं, वो सब कहीं ना कहीं पेड़ से ही कनेक्टेड होती है। लेकिन हम क्या है कि जो रॉ मेटेरियल पे ध्यान देते हैं तो बना बनाया रेडीमेड मिलता है, बस क्लियर हो गया मामला। तो कितनी जो आबादी है, इतनी जो जनसंख्या है, अगर हर पूरा छोड़ो एक परिवार मिलके एक पेड़ भी लगा लेना, तो मैं समझता हूँ कि जैसे कोरोना जैसी घातक जो बीमारियां उससे हम गुजर रहे हैं, जिनसे जूझ रहे हैं, इनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर प्रकृति में संतुलन आ गया, प्रकृति में अगर प्योरिटी आ गई ना तो बीमारी आपके आसपास में नेट प्रोडक्शन। लेकिन हमारी सोच में क्या है कि हम टेक्निकल, मोबाइल, इलेक्ट्रिशियन, इनमें तो बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन सच्ची जो हमारी वास्तविकता उससे हट रहे हैं।
ठीक है। टेक्निकल चीजें, ये जितने भी चीजें हम जो जिससे मनुष्य ने बनाई है, ये एक दिन डैमेज हो सकती है, इनका अंत हो सकता है, ये बिना काम के हो सकती है, लेकिन जो प्रकृति का जो हमें प्राणवायु दे रही है उसके साथ हमने तालमेल नहीं बनाया। तो कोरोना देख रहे हैं आप आजकल सोशल डिस्टेंसिंग, रीति रिवाज, भाई बहन कहाँ एक दूसरे से बिल्कुल दूर रही। तो धीरे धीरे सोचो जैसी खतरनाक बीमारी है, इससे ज्यादा क्या होगा, ठीक है ना। हम क्या लगा लेते हैं, मास्क लगा लेते हैं, मास्क लगाने से मनुष्य कौन रुकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि मास्क लगाना तो एक बहाना है, सही अर्थों में हम प्रकृति को मुंह नहीं दिखा सकते, ऐसा हमने इन्होंने कार्य किया है, ठीक है। हालांकि वो आप हम सब इसमें इन्वॉल्व हो गए, जो भी प्रकृति पे वस्तुओं का से प्रकृति का हम वही क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, ठीक है, या उसका मिसयूज कर रहे हैं, तो वो सारी बातें कहीं ना कहीं मिसयूज करते हैं ना, उस टाइम चलने दे, क्या है, नल खोल दिया तो खोल दिया, ठीक है, एक बाल्टी यूज होती है, वहाँ पे 4 भी कर सकते हैं, कर लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस टाइम तो मौज मस्ती है, लेकिन वो हर्जाना एंड में भुगतना पड़ता है, ये 101% है। चाहे वो किसी पढ़ाई के लिए लीजिए, 10th में पूरा दिन दिमाग लगा के पढ़ते हैं, 11th में चलने दें, लेकिन वही बातें फिर जाके आपकी दिक्कत आती है। कहने का मतलब आप और एक जैसे ही है, मनुष्य की अगर सोच क्रिएटिव हो गई है, अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर अच्छा हो सकता है, और यहाँ से अगर छोटा मालिक गलता लोहा में जाते जाते बैठ रहेगा, समझ जाएंगे आप। ध्यान दें मेरे बच्चों कि हमें क्या करना है कि एक पेड़ की याद से मैंने आपको थोड़ा सा ध्यान आकर्षित किया है, एक पेड़ की याद, पेड़ को स्पेशल बनाते दोस्तों ने, और उस पेड़ को लेकर एक अच्छी कहानी क्या बनाया है, शब्द चित्र बनाया है। शब्द चित्र कहानी संग्रह में डिफरेंस है। शब्द चित्र मतलब कि पेड़ को नजर में रखते हुए, पेड़ की शाखाओं, पेड़ की जो टहना है, टहनी है, तना है, उन सबको लेकर के कुछ न कुछ उसमें निहित किया है, तो क्या कहेगा, चित्र कहलाएगा। शब्दों के आधार पर चित्र कहलाता है। अब बात करें सम्मान की, तो सम्मान जोशीकर जोशी को सम्मान मिला, कौन सा मिला, वो मिला पहल सम्मान। ये पहला नहीं, पहल सम्मान है। पहल सम्मान से मतलब है कि किसी कार्य की शुरुआत करने के लिए जिस व्यक्ति का नाम अनाउंसमेंट होता है, उसको जो अनाउंसमेंट या सम्मान होता है, पहल सम्मान होता है, तो बहुत बड़ी बात अपने आप में। उसके बाद बात करें कि प्रसिद्ध कहानी कौन सी, दाजू, जो दाजू कहानी बनेगी, दाजू, तो दाजू जो कहानी है उस पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी, ये एक जैसे मान लीजिए शाहरुख खान की एक स्टूडियो है रेड चिली के नाम से, है ना, और भी रोज का होगा, आई डोंट नो, तो जैसे उनका एक स्टूडियो है, उसी प्रकार से एक स्टूडियो का नाम है चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी। इस सोसाइटी ने क्या किया, इस दाजू कहानी को पढ़ा लिखा और उसको लेके आए, और इनसे परमिशन ली, और परमिशन लेके इस कहानी को लेके आए। उसके बाद इस सोसाइटी ने क्या किया, एक फिल्म का निर्माण, एक फिल्म बनाई है। आपको फिर बता रहा हूँ, जितने भी हमारे कहानियां होती है, नाटक होते हैं, उपन्यास होते हैं, निबंध होते हैं, इन हिंदी सब की जो भी कहानियां होती हैं, सबकी कहानी को लेकर के डायरेक्टर्स होते हैं, फिल्म बनाने वाले, ये अपनी फिल्म बनाते हैं, उन पात्रों को सजीव करते हैं। तो ये इनके पास कहानी कहाँ से आती है, तो कुछ मन गणित कर जाती है, फिर किताबों से लेते हैं, ठीक है। तो पहले बच्चों सभी साथ साथ ध्यान दें कि हमारा 5 पार्ट बहुत ही ज्यादा समझ वाला आपके लिए रहेगा, इसको पढ़ना है, ये कई इसको हमने पढ़ लिया है, और लेके चलता हूँ पार्ट में, तो पार्ट के लिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें।